ये बहुत अफसोसनाक हादसा है जिसमें इतने लोग एक साथ मरे। और मरने वालों में अधिकतर दोनों तरफ से वो न तो सेना के थे या न ही आतंकवादी ग्रुप के थे। इधर भी हम देख रहे हैं कि जो लोग मर रहे हैं उसमें अधिकतर हमस सपोर्टर नहीं है। जी हमस सपोर्टर कितने होंगे? हमस से जुड़े हुए लोग जो होंगे वो 5,000 7,000 होंगे, 10,000 होंगे, और क्या। बाकी तो कुछ समर्थक होंगे, कुछ हमस का पोजीशन भी हो रहा है। तक गाजा में हमस ने इस ऑपरेशन के बाद अपने को दोबारा से असर्ट करने की कोशिश की। इसी तरह इजराइल के अंदर भी जो लोग मरे हैं वो ज़्यादातर नागरिक हैं। 150-200 आर्मी वाले होंगे मुश्किल से जो मरे होंगे। कोई भी मरे इस तरह से, ये बहुत अफसोस की बात है और इसका सभी को खंडन करना चाहिए। दूसरी बात ये कि ये आतंकवादी संगठनों को ये सोच लेना चाहिए कि आतंक के माध्यम से मसले नहीं हल होते। मसले बातचीत से ही होते हैं या फिर उसके बाद पीसफुल स्ट्रगल से डील होते हैं। जब इंतफादा 1 और इंतफादा 2 आई थी, उसने इजराइल को मजबूर कर दिया था ऑस्लो एकॉर्ड के लिए, इसलिए कि उस समय जो पब्लिक ओपिनियन पूरी दुनिया के खिलाफ हो गई थी, इजराइल के खिलाफ। और इस तरह से पैलेस्टीनियन कॉज की सपोर्ट में बहुत से लोग आ गए थे वेस्ट अमेरिका में, यूरोप में। मगर इस ऑपरेशन के बाद तो मैं समझता हूँ कि फिलिस्तीन के कॉज को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा। सर, जिस तरीके से चलाया जा रहा है, जिसके तहत पहली फ्लाइट भारत पहुंची है 230 नागरिकों को लेकर, देखिए भारत को बहुत एक्सपीरियंस है अपने नागरिकों को सेफ सही सलामत लाने का, जिसे कहना चाहिए। और इस तरह के ऑपरेशन हमने सबसे पहले तो कुवैत से किया था। कई लाख लोग वहाँ से, जब सद्दाम हुसैन की फोर्सेस ने ऑक्युपाई कर लिया था इराक को और वहाँ हालात बिगड़ गए थे। फिर उसके बाद इराक में भी बहुत इंडियन कम्युनिटी के लोग थे, उन सबको हम लोगों ने भारत लेके आया। यमन से शिप लेके आया और दूसरे देश के भी लोगों को लेके आया भारत के अंदर। फिर उसके अलावा हमने देखा अभी हाल में यूक्रेन वार से जिस तरह से वहाँ से कई हजार स्टूडेंट थे और दूसरे नागरिक जो वहाँ काम कर रहे थे उनको लाए। अब ये इन्हीं ने ऑपरेशन शुरू किया है और जल्दी ही मैं समझता हूँ कि ये पूरा हो जाएगा। वहाँ पे जो इंडियन नागरिक हैं जो आना चाहेंगे ज़्यादातर वो वापस ले आए जाएंगे। सर, ये एक बहुत एक्सपर्टाइज है भारत को इस तरह के वार जोन से या से लोगों को लाने का। ये बहुत मुश्किल काम होता है जो ये बहुत आराम से और शांतिपूर्वक तरीके से उसको अंजाम दे देते हैं। सर, जिस तरीके की बात में IMEC भी है, चाइना ईरान बेल्ट की बात है, किस तरीके से? देखिए बेसिकली अभी तक जो था वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का अनचैलेंज चल रहा था। मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका में, साउथ एशिया में, जिसका शिकार हो गया श्रीलंका। पाकिस्तान कहता नहीं मगर पाकिस्तान की भी जो हालत बिगड़ी है उसमें इनका भी बहुत बड़ा रोल है। अफ्रीका के बहुत भारत का जो ये इनिशिएटिव है ये एक इनके कंपटीशन में है और अधिकतर लोग त्रस्त हो चुके थे इनके उससे, इसलिए कि इनका जो डेवलपमेंट मॉडल है वो कि बड़े लोन दे के उन देश को ये ऐसे लोन दे देते हैं इतने बड़े कि जिसको वो सस्टेन नहीं कर पाते। जब वो सस्टेन नहीं कर पाते तो फिर वो प्रोजेक्ट्स ये अपने कब्जे में ले लेते हैं। और इसी कारणवश इनको अफ्रीका में और बहुत सी जगह पे लोग कहने लगे ये तो बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह से ही आए हैं और इनकी छवि पे भी असर पड़ा। भारत ने फिर ये अपना इनिशिएटिव शुरू किया। भारत शुरू से डेवलपमेंट में और जो साउथ ग्लोबल साउथ के जो लोग हैं यानी अति पिछड़े और पिछड़े जो इकोनॉमिकली देश हैं उन देशों की को हमेशा से यूनाइटेड नेशंस और अदर फोरम में चैलेंज करता रहा है। प्रधानमंत्री खास तौर से उनका एम्फेसिस उन्हीं ने G20, तो उनको इससे शुभा था। तो भारत ने सोचा कि एक ऐसा प्रोजेक्ट होना चाहिए जिससे उनका रियल डेवलपमेंट हो, बल्कि न कि उनको उस प्रोजेक्ट के माध्यम से उनकी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचे। तो ये प्रोजेक्ट कंसीव हुआ कि इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर
अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है, जिसकी पूरी आशा है, सभी देश चाहते हैं इसको, तो इन देशों को भी बहुत फायदा पड़ेगा इंडिया के अलावा। फिर इंडिया की कनेक्टिविटी एक तरफ तो बांग्लादेश से हो रही है, दूसरी तरफ म्यांमार से जल्दी ही होने की आशा है, रेल रोड कनेक्टिविटी म्यांमार। तो फिर ये साउथ ईस्ट एशिया भी भारत से जुड़ जाएंगे थ्रू रेल एंड रोड। तो मतलब ये कि साउथ एशिया भी जुड़ जाएगा, साउथ ईस्ट एशिया भी जुड़ जाएगा, और फिर उधर वो जो है क्या कहते हैं मिडिल ईस्ट से यूरोप, हैफा से ग्रीस आ जाएगा। तो ये बहुत ही विजनरी प्रोग्राम है और सब चाहते हैं कि इसकी कामयाबी हो।